अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। इश्तिहार छप गया, आखनामा जारी हो गया, पब्लिक ऐलान हो गया, तेरा रास्ता वो मेरा रास्ता ही है, तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलूंगा। और अब भी अगर इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले, उनके हवारी, उनके दाएं में बैठने वाले लोगों को ये वाज़े और दो टोक ऐलान लाताल्लुकी या आखनामे की समझ नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि उनकी अकल पर सिर्फ और सिर्फ मातम ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि ये जो ऐलान लाताल्लुकी या आखनामा शाया हुआ है, नशर किया गया है, इसमें दिए जाने वाला पैगाम बहुत ज़्यादा क्लियर है। और वो पैगाम ये है कि किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को सियासी या मुआशी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये ऐलान किसी और की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये ऐलान सामने आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से, और वो भी पब्लिकली, और वो भी पासिंग आउट तकरीब में काकूल में नौजवान अफसरों से खिताब के दौरान। यानी पैगाम बड़ा वाज़े तौर पर दिया गया है, अपनी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए, अपनी जो उनके जो हल्का अहबाब है उनको मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेने के बाद ये पैगाम दिया गया है। और नौजवान अफसरों को ये पैगाम भी दे दिया गया है कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए, मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है। अब भी अगर ये बात ना समझी जाए, वार्निंग को सीरियस ना लिया जाए, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कोशिशें की जाएं, तो फिर जो सारी कहानी है वो खुल के सामने आ जाती है। फिर ऑडियो टेप्स भी उनमें जो चीज़ें नशर की जा रही हैं, जो पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से लोगों को दिए जा रहे हैं, वो भी बड़ी क्लैरिटी से सामने आ जाते हैं। असल सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है और ये जो वाज़े तौर पर ऐलान लाताल्लुकी किया गया है और एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि जनाब पाकिस्तान को ना माशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, शौकत तरीन को इस बात की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो तैमूर झगड़ा या मोहसिन लगारी के साथ बात करें, उनसे कहे कि जनाब ये IMF को ज़रा ये पैगाम तो दे दो। नो नो नो, किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये एक सोचा समझा एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है जिसके ऊपर अब किसी को हेर फेर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस बात का जो मैं सबूत है वो आपको पेश करूँगा, और वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ वो चीज़ सामने आती है। और ये वाक़या आज का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। फरवरी मार्च 2021 में मैं आपको लेके जाऊंगा। फरवरी मार्च 2021 जहां पर फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। और उस मीटिंग के अंदर ये बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ तमाम तर लोगों ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया था कि नहीं जनाब, अब नहीं, हमने वाक़तन गलतियां की हैं, हमने वाक़तन जो है ये एक मुतनाज़े अमल किए हैं, अब हम मज़ीद ना गलती करेंगे और ना ही किसी किस्म के तनाज़े में उलझेंगे। और उसी इजलास में, यानी फरवरी मार्च 2021 में होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में ये बात तय कर ली गई थी कि फ़ौज अब गैर जानिबदार रहेगी, किसी भी तौर पर सियासी अमल में शरीक नहीं होगी। अब यकीनी तौर पर ये सवाल पूछने में हक बजानिब होंगे कि फिर ये जो है मार्च 21 के बाद से ये ऑनवर्ड प्रोसेस के अंदर फ़ौज एकदम से पीछे क्यों नहीं हटी, क्योंकि ये कोई बिजली का ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि स्विच ऑफ कर देंगे बत्तियां बुझ जाएंगी, स्विच ऑन कर देंगे लाइट आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पोजीशन है उससे पीछे हटना पड़ेगा, और हटता जा रहे थे और ये हटते हुए नज़र भी आ रहे थे। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये जो जिस मीटिंग का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसी मीटिंग में जहाँ पर ये वाला फैसला किया गया था, उसी मीटिंग में इस बात का भी फैसला किया गया था कि उस वक्त के DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को ISI से अलग किया जाएगा, उनको वहाँ से हटाया जाएगा और उनको किसी कोर की सरबराही दी जाएगी, क्योंकि कोर किए बगैर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रेस में शामिल नहीं हो सकते थे। और फिर इन मीटिंग्स के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा, अप्रैल में, जून में और अगस्त में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मिले इमरान खान साहब से और उनको आगाह किया कि जनाब हमें फैज़ हमीद साहब को अब कोर की कमान देनी है, इनको आप इजाज़त दें ताकि हम इनको वहाँ से मौजूदा पोजीशन से इनको हटाएं और इनको किसी दूसरी जगह पर लगाएं और इनकी जगह पर किसी और अफसर को लगाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने दीदा दानिस्ता तौर पर इस प्रोसेस के रास्ते में मुदाखलत क्रिएट की थी। और फिर वो वक्त आया 6 अक्टूबर का, लास्ट ईयर, जब बाज़ाब्ता तौर पर कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई ISPR की तरफ से, और वहाँ पर यह बात
क्लैरिटी के साथ लिख दी गई कि जनाब जो जनरल फैज़ अमीर साहब हैं इनका तबादला कर दिया गया है और ये पेशावर कोर की कमान करेंगे, और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया। और उसके बाद भी इमरान खान साहब अपनी ज़िद पर अड़े रहे और 20 नवंबर मतलब 6 अक्टूबर के फैसले का पर अमल दरमद कब हुआ? 20 नवंबर को। और ये वो टर्निंग पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर ये चीज़ें सामने आ गई थी और इदारा जाती तौर पर इस बात का इजहार कर दिया गया था कि नहीं जनाब बस इनफ इज़ इनफ, अब ये जो सियासी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो अगला प्रोसेस है इस अमल का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वापस रूटीन पे लाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की जो शोहरत है वो एक प्रोफेशनल आदमी की है जो सियासी मामलात के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, और ये वाला फैसला नदीम अहमद अंजुम साहब को DGISI लगाने का ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जनाब अब ISI का सियासी रोल नहीं होगा। और फिर DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब ने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ISI को भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस से ना सिर्फ पीछे किया बल्कि जो पॉलिटिकल विंग्स थे उनको भी गैर मौसर किया और खामोशी के साथ उन्होंने शोर शराबा किए बगैर उन्होंने ये पूरे के पूरे सिस्टम को रीवैम्प कर दिया। अब मौजूदा हालात में दो सवाल हैं जो पैदा होते हैं। एक सवाल ये है कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जो प्रोसेस है उसको कैसे आगे चलाया जाएगा, और क्या नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होंगे वो इस पॉलिसी का तसलसल रखेंगे। तो इस सिलसिले में एक सीनियर जर्नलिस्ट है उमर चीमा साहब, उन्होंने इजाज़ सैयद साहब वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ गुफ्तगू जो उन्होंने अपने एक वीलॉग में की थी उसका उन्होंने जिक्र किया और उसके अंदर उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ना पहले एक्सटेंशन लेना चाहते थे ना अब वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने मुलाकात करने वाले अपने किसी करीबी शख्स को इस बात का पैगाम भी दिया, बल्कि वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना था कि मेरे दौर में मुतनाज़ा काम हुए हैं। इन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि मेरे दौर के अंदर मुतनाज़े काम हुए हैं, ज़रूरी है सफाई के अमल का आगाज़ भी मैं खुद करूं ताकि इनके दौर के अंदर जो इक़दामात हुए उसका बोझ नए आने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ना उठाना पड़े। और अगर नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट जनरल बाजवा साहब के मशवरे के साथ होगी तो फिर ये बात यकीनी है कि नए आने वाले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जनरल बाजवा साहब की ही पॉलिसियों को लेके आगे चलेंगे और वो फौज को सियासत से दूर रखेंगे। चूंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर इस हद तक आगे बढ़ चुका है जहां पर इस बात के बारे में सोचना या इस बारे में इजहार राय करना कि जनाब फौज मुस्तकबिल के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल के अंदर सियासत में अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगी, इसके बारे में 100% श्योरिटी के साथ बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद फ़ौज ने उनके बारे में, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके बारे में बहुत ज़्यादा लीनियंट रवैया इख्तियार किया, क्योंकि अगर माजी की इस्टेब्लिशमेंट होती तो 4 दिन के अंदर इमरान खान साहब की जमात का धड़न तख्ता हो जाता। 4 दिन के अंदर इमरान खान साहब बनी गाला में अकेले रह जाते और उनके साथ खड़े होने वाला कोई ना होता। लेकिन उनको धीमे अंदाज में बार बार ये पैगाम दिया गया कि नहीं जनाब बस कर दें, ये जो साइफर कहानी आप लेके चल रहे हैं इससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ा है, ये जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बुरे तरीके से मुतासर होंगी। जिस तरीके से आप अपना ये पब्लिक रिथोरिक कर रहे हैं, अपना एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं, ये मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। उनको ये पैगाम मुसलसल दिए जाते रहे, उनको इंगेज किया जाता रहा, लेकिन इमरान खान साहब वो कहते हैं ना 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, इस किस्म की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते रहे और वो इदारों को दबाव में लाकर अपने लिए सियासी गुंजाइशें हासिल करने की कोशिश करते रहे। और कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादक, कभी न्यूट्रल का अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए वो ये दबाव डालने की कोशिश करते रहे कि अगर आपको मेरे साथ इंगेजमेंट करनी है, मेरे साथ आपने जो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर या फ्यूचर पॉलिटिक्स के वाले से बात करनी है तो फिर मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करनी है। अब मेरे जिस तरीके से पहले आप पुश्त पनाही करते थे वैसे ही करनी है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और फिर ये बात आगे बढ़ती है और ईवान सदर में होने वाली मुलाकात का जो नतीजा है अगर आपको उसको जज करना है
तो आज सुबह काकूल में पासिंग आउट तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से की जाने वाली तकरीर को एक मरतबा फिर सुन लें। वहाँ पर अब उस मुलाकात का जो कॉन्क्लूजन है वो दिया गया कि जनाब इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी मुल्क, ग्रुप या जत्थे को कि वो पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अब अगर देखें तो मौजूदा हालात में कौन ऐसी शख्सियत या ग्रुप या जत्था है जो पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो हर रोज़ इस बात का ऐलान कर रहा है कि शेर आया, मैं आ रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद का मुहासरा कर लूँगा, मैं जनाब इस मुल्क को, इस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा, मैं इनको हर हाल में घर भेजूँगा, मुझे हर हाल में इलेक्शन चाहिए। कतई नज़र इस बात को महसूस किए या इस बात का इदराक किए कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 4 करोड़ लोग इस वक्त बेआसरा बैठे हैं, उनके सर पे छत नहीं है, वबाई अमराज का वो लोग शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और इस चीज़ का इदराक किए बगैर अगर हमने पॉलिटिक्स खेलनी है तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यकीनी तौर पर यह होगा कि पाकिस्तान माशी तौर पर भी कमज़ोर होगा, सियासी तौर पर भी कमज़ोर होगा और एक कमज़ोर मुल्क किसी भी सूरत कोई मुनासिब फैसला नहीं कर सकता। देखिए, अगर हमारे मुल्क में फूड का, ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना करना पड़ेगा तो दुनिया को तो इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब का शिकार है। यहाँ पर 1/3 जो रकबा है वो ज़ेरे आब है और यहाँ पर इस वक्त काश्त नहीं हो सकती। अगले 3-6 महीने यहाँ पर ये रकबा काबिल काश्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त ये जो ग़िज़ाई इजनास हैं इनका एक पोटेंशियल बायर है और इसकी वजह से जब पता लगेगा जनाब यहाँ पर इनको अब 50 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, 5 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, जो कॉटन की ज़रूरत है, दालों की ज़रूरत है, सब्जियों की ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल मार्केट चलती ही जो है डिमांड एंड सप्लाई के असूल के ऊपर चलती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो यकीनी तौर पर सप्लाई पर बोझ आएगा। जब सप्लाई पर बोझ आएगा तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनी तौर पर डॉलर्स के अंदर जाने हैं ये पैसे, ये पाक रुपीस के अंदर तो इसका एक्सचेंज नहीं होगा और डॉलर्स की कमी इस वक्त हमें मौजूद है। और ऐसी सूरत में अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं, कैपिटल का घेराव करते हैं, धरने देते हैं, पूरे मुल्क को चोक करने की कोशिश करते हैं, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा डैमेज होंगी। पाकिस्तान के अंदर एक बहरानी कैफियत पैदा होगी, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड सप्लाईज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, बिजली की शॉर्टेज, इस किस्म की बेशुमार चीज़ें हैं जो मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। और इस वजह से मौजूदा हालात के अंदर इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी की गुंजाइश नहीं बनती। इसीलिए ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया। दूसरा पैगाम क्या दिया गया? दूसरा पैगाम ये दिया गया कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। अब ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से मुराद क्या है? फेक न्यूज़ वो हैं जो इस वक्त अंधाधुंध चल रही हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जनाब जो खबर है क्या वो खबर मुसद्दका है, क्या उस खबर के कोई वेयर अबाउट्स मौजूद हैं, क्या उस खबर के किसी भी चीज़ से कोई लिंक्स बनते हैं, कोई रैशनल्स हैं हमारे पास जिसकी बेस के ऊपर हम अपने खबर या एनालिसिस को डेवलप करते हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर हर एक बंदा जो है वो जो भी उसको ख्वाब आता है वो एक ट्वीट की शक्ल में या एक पोस्ट की शक्ल में फेसबुक या ट्विटर के ऊपर फेंक देता है। और वो लोग जो जिनको हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं होता या जिनको ख़बर की सेहत के बारे में कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो धड़ाधड़ उसको ट्रेंडिंग बना देते हैं और उन ट्रेंडिंग्स के नतीजे में जो असरात है वो हमारे सामने हैं। और उसके नतीजे में ये जो पोस्ट चल रही थी ख़ास तौर पर हमारे इदारों के ख़िलाफ़, उसने भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जमात के बहुत सारे लोगों को इस मामले पर उठाया भी गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उनको नोटिस भी जारी किए गए, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि ये एक स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ हैं और आप जिस मर्जी खाते में चले जाएं आपको पीछे पीटीआई का ट्रोलिंग ब्रिगेड ही नज़र आएगा जिसको सरकारी ख़जाने से पैसे मिलते हैं। अभी रिसेंटली केपीके के अंदर एक बहुत बड़ा माशी बहरान आया जहां पर यह बात समझ में आई कि उसके ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया था और डिफ़ॉल्ट का एक किस्म का ख़तरा पैदा हो गया था कि सूबे के पास पैसे नहीं थे कि वो तनख्वाहें और पेंशन्स अदा कर सके। और फिर वफाकी हुकूमत ने 26 अरब रुपए का
ओवर ड्राफ्ट दिया खैबर पख्तूनख्वा को कि जनाब आप ये कम से कम अदायगियाँ कर सकें। ये वही खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पर 25-25 हज़ार के ऊपर हज़ारों नौजवानों को भर्ती किया गया है। किस काम के लिए? ये ट्वीटिंग करने के लिए। और यही अमल अब पंजाब में दोहराया जा रहा है डॉक्टर अरसलान खालिद की शक्ल में। खैर, ये जो सिचुएशन है मौजूदा हालात के अंदर, इससे ज़्यादा वाज़े और दो टोक अंदाज में पैगाम इमरान खान साहब को नहीं दिया जा सकता था। अब अगर हम मौजूदा हालात के अंदर देखें तो आपको हुकूमती रवैये के अंदर भी अब ज़रा सख्ती नज़र आ रही है जो माजी में नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये है कि दोनों फरीक यानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को इस बात का इदराक हो गया कि नहीं यार, जितनी हमने ढील देनी थी वो दे दी। एक बंदा अगर इस बात को समझने से आ रही है तो फिर अब उसको एक सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब उस सबक को सिखाने का मैसेज दे दिया गया है कि जनाब ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर कदम रखा तो फिर नतीजा कि आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। पैगाम दे दिया गया, हुकूमत की तरफ से भी पैगाम आ गया, उनकी तरफ से ये बात बता दी गई कि जनाब ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह की लाकानूनियत पर। अब ये पैगाम आने के बाद बॉल आ गई है इमरान खान साहब के कोर्ट में, और इमरान खान साहब इस के ऊपर कौन सा फ़ैसला करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर आप कहें कि वो सियासी बालग नज़री का सबूत देते हुए या सियासी तदब्बर का सबूत देते हुए पीछे हट जाएंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, या वो ये कहेंगे कि अच्छा हम ये इसी तरीके से जलसे जलसे खेलते रहते हैं और इस मामले को लेके आगे बढ़ेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा होने के नतीजे में इमरान खान साहब ने अपना जो पॉलिटिकल बेस है वो खो देंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल बेस ही उन्होंने खड़ा इस तरह किया हुआ है, कभी गैर मुल्की साजिश की बुनियाद पर और कभी मीर जाफ़र मीर सादक और इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियाद पर। अगर वो इन तीन बुनियादी नकात जो उनकी बयानिए की बुनियाद हैं इससे पीछे हटते हैं तो उनकी जो पॉपुलैरिटी का बबल है वो बहुत बुरे तरीके से ब्रस्ट कर जाएगा। और इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं जो वो समझते हैं कि उनको हासिल हुई हैं, उनको उससे पीछे हटना पड़ेगा और वो तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लिहाजा इमरान खान साहब मेरी नज़र में ये जो है बालिग नज़री का यकीनी तौर पर सबूत नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे मज़ीद दबाव डालने की, मज़ीद ब्लैकमेलिंग करने की। ये हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च कुछ अरसे के लिए मौखर कर दें, लेकिन इस बारे में मैंने आपको 2-3 दिन से इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनका ये मानना है कि वो 10 अक्टूबर तक डेट दे देंगे लॉन्ग मार्च की। इसका मतलब ये है कि वो अभी इस सूरत हाल से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि लोगों को सड़कों पर लाकर पॉलिटिकली दबाव बढ़ाकर वो टेबल को अपने हक में टर्न कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो पैगाम दिया गया है उनको, ये इसीलिए दिया गया है कि नो मोर ब्लैकमेलिंग, और किसी तरह का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सुधरना है, ठीक होना है, बॉल आपके कोर्ट में फेंक दी है, फैसला आपका है। हमारी तरफ से जो बात आनी थी सामने वो दे दी गई है, और अब देखना यह है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब कौन सा यू टर्न लेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।